गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट बीए फाइनल की आपकी इस क्लास में सभी का स्वागत है। अब अपन देखेंगे कि लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में अपन ने विक्टोरियन एज के पोइट्स और कुछ मॉडर्न एज के पोइट्स पढ़े थे और कुछ इंडियन पोइट्स पढ़े थे। अब रोमांटिक एज के बाद अब हम विक्टोरियन एज पढ़ने जा रहे हैं। कुछ विक्टोरियन एज के और कुछ मॉडर्न एज के और कुछ इंडियन पोएट्स अपने फर्स्ट पेपर की पोएट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने अभी एक नाम लिया विक्टोरियन एज। आपको मैंने पिछले रोमांटिक एज में बताई थी, रोमांटिक एज की कुछ विशेषताएं थी। रोमांटिक एज का जो लिटरेचर था उसकी अपनी कुछ विशेषताएं थी। उसके बाद अब विक्टोरियन एज की भी कुछ अपनी पर्टिकुलर विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम ये इस एज की ड्यूरेशन पीरियड देखेंगे कि ये विक्टोरियन एज जो था ये किस समय से किस समय तक रहा और इसको विक्टोरियन एज क्यों कहा जाता है। विक्टोरियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया का शासनकाल रहा, तो इसको नाम मिला विक्टोरियन एज। ऐसे ही एलिजाबेथन एज के दौरान मैंने आपको बताया था कि महारानी एलिजाबेथ का शासन था, तो उसको एलिजाबेथ के नाम से भी दिया गया। और रोमांटिक एज में प्रकृतिवादी थे तो इसलिए उसको रोमांटिक एज नाम दिया गया। तो हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि तो ये जो विक्टोरियन एज थी इसका पीरियड क्या था। तो इसका पीरियड 1837 से लेकर के और 1901 तक था। कहने का मतलब है द विक्टोरियन एज कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1837 टू 1901 तक हमारे ये एज रही। अब इस एज में हुआ क्या, किस प्रकार का लिटरेचर हुआ, क्या हुआ, वो समाज के वातावरण में जैसे आपको बताया गया है पहले ही कि लिटरेचर इज मिरर ऑफ सोसाइटी, अर्थात वॉट एवर हैपन्स इन सोसाइटी ड्यूरिंग द पीरियड रिफ्लेक्ट इन द लिटरेचर ऑफ दैट टाइम। तो कहना चाहिए मोस्ट ऑफ द लिटरेचर ऑफ द पीरियड, इस समय का जो अधिकांश साहित्य था डील्स विद द करेंट सोशल, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। सारी बात आ गई इसमें, मैं हिंदी करती हूँ, आपको बताती हूँ कि इस समय का जो अधिकांश साहित्य आया वो उस समय वर्तमान की जो सामाजिक, औद्योगिक, बौद्धिक समस्याएं थीं उससे संबंधित रहा था। और तो और फिर विशेष रूप से उस दौरान उस समय में जो साइंस यानी विज्ञान और धर्म के बीच जो द्वंद्व चल रहा था उसके ऊपर ज़्यादातर इसका साहित्य लिखा गया। अब हम ये कहना चाहेंगे कि इसके पोएट इस एज के ड्यूरिंग समय में कौन कौन से पोएट ज़्यादा रहे। तो देखिए द लिबरल थिंकर्स एंड पोएट्स, इस एज के जो उदारवादी चिंतक और विचारक रहे और कवि रहे, मुख्य रूप से टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड रहे और ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग रहे, जिनके बारे में हम अब पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस एज की विशेषता देख लेते हैं। अब कहने का मतलब है कि द विक्टोरियन एज वॉज एन एज ऑफ एस्टोनिशिंग वेराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑल सोशल, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी फील्ड्स। ये जो विक्टोरियन एज थी वो बड़े आश्चर्य, विभिन्न प्रकार के चीज़ों में क्षेत्र में खोज हो रही थी और सामाजिक जटिलताएं आ रही थी, राजनीतिक जो जटिलताएं आ रही थी और साहित्यिक जो क्षेत्र बढ़ रहे थे उनसे संबंधित इसमें साहित्य आया। अब कहने का मतलब है कि द टू मेन करेंट्स दैट फ्रॉम द सिविलाइजेशन ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड आर, उस समय की जो दो मेन लहर चल रही थी विक्टोरियन एज में इन द सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी। एक बार उस समय प्रजातंत्र जो था वो अपनी गति पर बढ़ रहा था एंड इन द इंटेलेक्चुअल स्फीयर,
और कहना चाहिए जो बौद्धिक स्तर में, बौद्धिक क्षेत्र में जो विकास हुआ, द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, वो था हमारा विज्ञान की उन्नति चल रही थी। एक तरफ प्रजातंत्र बढ़ रहा था और दूसरी तरफ जो है विज्ञान बढ़ रहा था, विज्ञान के प्रति लोगों की जागृति बढ़ रही थी। ये दो प्रमुख समस्याएं उस समय वर्तमान क्षेत्र विक्टोरियन एज के दौरान चल रही थी। द प्रोग्रेस इन ऑल दीज फील्ड्स वाज सिंपली एस्टाउंडिंग, चमत्कारिक थी, आश्चर्यजनक पैदा करने वाली थी। द टू क्वालिटीज पावरफुल फोर्सेज, इस समय इन दोनों जो शक्तिशाली ताकतें थीं उनकी जो विशेषताएं थीं विक्टोरियन एज में, वो साइंस और रिलीजन माना जा रहा है। धर्म और विज्ञान के बीच में एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंद चल रहा था। देयर वाज ए सीजलेस कन्फ्लिक्ट, अनंत द्वंद्व चल रहा था बिटवीन द टू, इन दोनों के मध्य। आपने देखा किन दोनों के मध्य, साइंस और धर्म के मध्य। इट मेंट ए कन्फ्लिक्ट, और इस कन्फ्लिक्ट का मतलब था कि हेड एंड हार्ट, कन्फ्लिक्ट बिटवीन हेड एंड हार्ट, हमारा दिमाग और हमारा हृदय। दिमाग कहाँ जा रहा है, हृदय कुछ कह रहा है, एक तरफ धर्म चल रहा है, एक तरफ साइंस चल रही है, हम धर्म को माने, हम विज्ञान को माने, लोग इसके बीच के द्वंद्व में चल रहे थे। रिलीजन वाज सपोर्टेड एंड सस्टेन्ड बाय फेथ। अब अपन ने देखा कि हमारा जो धर्म है वो श्रद्धा से ही तो बनाए रखा जा सकता है, कि अगर हमारी धर्म में श्रद्धा है तभी हम उस धर्म को मान सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। जबकि साइंस वाज बॉर्न एंड ब्रेड इन द माइंड बाय लॉजिक एंड रीजन। सभी जानते हैं विज्ञान जो है फैक्ट्स पर आधारित होता है, तर्कों पर आधारित होता है, और जो हमारा दिमाग है वो तो साइंस को कहता है और हृदय कहता है हमारा कि धर्म जो है, श्रद्धा, हमारी श्रद्धा कहाँ से उपज रही है, हमारे हार्ट से। इसलिए इस समय जो इस एज में जो द्वंद्व चल रहा था वो हेड एंड हार्ट के बीच चल रहा था, रिलीजन एंड साइंस के बीच चल रहा था। आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को ये स्थिति क्लियर हो गई। आगे हम बात करेंगे क्रिश्चियनिटी की। तो जो क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में, आपको पता है क्रिश्चियनिटी धर्म जो है उसका बोलबाला रहा है। तो क्रिश्चियनिटी वाज सस्टेन्ड बाय द टेनेंट्स प्रीच्ड इन द बाइबल। बाइबल के सिद्धांतों पर जो है वो ईसाईवाद निरंतर जारी है, चलता रहता है। क्रिश्चियनिटी बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ ईसाईवाद की एक प्रमुख बात, कि ये जो ईसाईवाद है ये विश्वास करता है एन ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट गॉड, ईश्वर का। यहाँ हम अपनी हिंदू माइथोलॉजी से भी इसको जोड़ेंगे। कैसे? ईश्वर एक है, ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, ईश्वर सर्वव्यापी है। और यही हमारी गीता, हमारी भागवत, हिंदू के जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो सब यही कहते हैं, क्या? कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। और वही देखिए बाइबल का भी मानना है, बाइबल भी मानता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर एक है और सब जगह व्याप्त है। गॉड, ईश्वर, who सुपरवाइज्ड द एंटायर कोर्स ऑफ टाइम, जो संपूर्ण समय को चलाता है। ईश्वर जो संपूर्ण समय को चलाता है, देखता है। और इसी प्रकार से ऑल काइंड ऑफ मिरेकल्स, सुपरस्टिशंस, इंस्टीट्यूशंस, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, प्रूव्ड और टेस्टेड बाय साइंस एंड रीजन। अब ये सारी चीज़ें जो थीं अब वो विज्ञान पर खरी उतारी जा रही थीं। कौन कौन सी चमत्कार हैं, अंधविश्वास जो लोगों में था, जो अंधविश्वासी धार्मिक संस्थाएं थीं और जो हमारी परंपराएं थीं, हमारे जो धार्मिक परंपराएं थीं, उन सबको अब विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारा जा रहा था। तो इस प्रकार से साइंस चैलेंज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस एज में ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी विज्ञान ने। The authority of the Bible and the utility of the church and priesthood, और तो और ईश्वर के ही अस्तित्व को और बाइबल को और चर्च की उपयोगिता को और पुजारी लोग जो हुआ करते थे, इन सब चीज़ों के लिए विज्ञान एक चुनौती बन के समाज में उभर के आ रहा था।
द इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट लाइक डार्विन। उम्मीद करती हूँ आपने छोटी क्लासों में डार्विन के सिद्धांत को पढ़ा था, जिसने जीव के विकासवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेज, विकासवादी जीव के विकास का सिद्धांत इसने प्रतिपादित किया था। और द यूटिलिटेरियन फिलोसफर्स जो हुए, उपयोगितावादी हमारे जो दार्शनिक हुए, लाइक हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल एंड मोल्थस जॉइंड हैंड्स, सब एक मत पर आ गए अगेंस्ट ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, अर्थात जितनी भी धार्मिक संस्थाएं थीं, सब लोगों ने उन धार्मिक संस्थाओं के विरुद्ध होकर हाथ मिला लिए और ये एकजुट हो गए। अब द वेरी फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाईवाद की जो नींव थी उसको तो हिलना ही था। जब धार्मिक संस्थाएं हिल रही हैं तो जो ईसाईवाद की नींव थी उसको भी हिला दिया गया। पीपुल वर बिलीव वाइल्डर्ड एंड कन्फ्यूज्ड, जो लोग धर्म में विश्वास किया करते थे वो भौचक्के हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, उलझन में हो गए। एंड डिड नॉट नो, उनके समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू बिलीव इन, हम विज्ञान में विश्वास करें या हम धर्म में विश्वास करें। एक तरफ सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे तो उन्हें विज्ञान सही लग रहा था, और जब हृदय से बात करते थे तो उन्हें धर्म सही लग रहा था। उन्हें यह समझ नहीं आया था व्हाट टू रिजेक्ट एंड व्हाट टू एडॉप्ट, किस चीज़ को तो हम अस्वीकार करें और किस चीज़ को हम स्वीकार करें, और किसको रिजेक्ट करें, अस्वीकार करें। दिस स्ट्रेंज प्रेडिक्टमेंट, ये जो विचित्र उस समय भविष्यवाणी हो रही थी, इज डिस्क्राइब्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। उसको मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस प्रकार से वर्णित किया। उसने कहा, वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, दो संसार के बीच विक्टोरियन एज में मानव जो है वो जूझ रहा था। वन डेड, ये जो दो संसार थे, एक तो मृत हो रहा था, द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न, और जो दूसरा था वो अभी अपने विकास के लिए शक्तिहीन था। इसने कहा है धर्म जो है उसकी तो समाप्ति होने जा रही थी, वो मृत की ओर हो रहा है, मृत की तरफ जा रहा है, और जो दूसरा धर्म है उसकी शक्तियाँ अभी उभरने में, उसको लोगों में विश्वास करने में अभी समय लगेगा, अभी वो शक्तिहीन है इस क्षेत्र में। एक दूसरी बात ये चल रहा था उस समय। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड प्रॉस्पेरिटी, औद्योगिक क्रांति विक्टोरियन एज की प्रमुख विशेषता रही है कि उस समय समाज में औद्योगिक क्रांति आ रही थी, और जब औद्योगिक क्रांति आ रही थी तो इसमें उन्नति भी हो रही थी, समृद्धि हो रही थी। तो विक्टोरियन इंग्लैंड हैड अनप्रेसिडेंटेड वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़बरदस्त संपत्ति और उन्नति इस एज में हुई है। द ब्रिटिश एम्पायर स्प्रेड फार एंड वाइड, सब जगह बिखर गए। इन औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, लोग इधर उधर उद्योग करने, बिजनेस करने जाने लगे, तो ये जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो दूर दूर तक विस्तृत होकर फैल गया। इंग्लैंड हैड इट्स कॉलोनियल स्टेट्स ऑल ओवर द ग्लोबल, इंग्लैंड ने कई जगह अपने उपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिए। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूरे पूर्व से लेकर और पश्चिम तक, विक्टोरियन बिकम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब देखिए इसी दौरान जो रानी महारानी थी विक्टोरिया, वो हमारे भारत की महारानी बनाई गई इन 1876, 1876 में वो भारत की भी महारानी बन गई। भारत भी उपनिवेशिक देश बनके रह गया। इट वॉज मेटाफोरिकली, हालांकि ये ऊपरी रूप से था, ये एक दिखावा था। बट ट्रूली सेट, यदि हम सत्य कहें, दैट द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, लेकिन जो देखिए कितना मेटाफोरिक तरीके से कहिए, सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, की जो ब्रिटिश साम्राज्य का ये आधिपत्य था ये कभी समाप्त नहीं हुआ। सन जो है सेट नहीं हो रहा, अर्थात उस चीज़ की समाप्ति नहीं हो रही है। इंग्लैंड वाज देन द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, और इस प्रकार से इंग्लैंड जो था वो संसार के अंदर एक महानतम शक्ति के रूप में उभर के आ गया। ड्यूरिंग
विक्टोरियन एज, बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ, ड्यूरिंग विक्टोरियन एज द एवर एक्सपेंडिंग होराइजन एंड नॉलेज, आगे बढ़ता हुआ उसे एक लंबा ज्ञान का विस्तृत क्षितिज दिखाई दे रहा था। द न्यू डिस्कवरीज, नई खोज की जा रही थी, एंड इन्वेंशंस ऑफ साइंस, विज्ञान में नई नई खोज हो रही थी। द ईजी एंड रैपिड मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, अब तो यात्रा करने के भी आसान साधन हमारे पास होने लगे थे। एंड ट्रांसमिशन डिड मच, और आदान प्रदान की जो चीज़ें बढ़ी थी, मच टू डिस्ट्रॉय द प्रोविंशियलिज्म, उन्होंने इस प्रकार से जो आधिपत्य था उसको समाप्त करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से इस कार्य के कारण जो प्रजातंत्र था उसकी काफ़ी उन्नति हुई। एंड टू चेंज फंडामेंटली द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, और इस प्रकार से संसार की जो मौलिक चिंतन की बात थी, धर्म, उसको एक चुनौती मिली और वो समाप्त होने लगा, और धीरे धीरे लोगों का विज्ञान में विश्वास जागृत होने लगा, और विक्टोरियन एज की बात आगे बढ़ गई, और इस प्रकार से धीरे धीरे विक्टोरियन एज बढ़ती चली गई। अब हम बात करेंगे इस एज के मेजर ऑथर्स ऑफ द एज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एल्फ्रेड टेनिसन, जिसकी हम पोयम यूलिसिस भी पढ़ेंगे। एक इसकी लोटस ईटर पोयम जो है वो भी बहुत फेमस रही, जो कि 1809 से लेकर 1892 तक रही। इसके बाद हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जिसकी एक पोयम हम अब पढ़ने जा रहे हैं, वो है माय लास्ट डचेस। हम बात करेंगे जो कि 1812 से 1889 तक रहे। इसके बाद हम बात करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड की, जो 1822 से 1888 तक रहे। ये 3 मेजर पोएट इस युग में निकल के आए। और भी हैं पोएट, तो देखिए आर्थर ह्यू, एलिजाबेथ ब्रैट, डीजी रॉसेटी, क्रिस्टीना, रॉबर्ट स्टीफन, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये 3 विक्टोरियन एज के मेजर पोएट रहे। अब हम इसी एज के जो प्रोज राइटर थे, ऑथर्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो थॉमस कार्लाइल, जिसका ऐसे हम पढ़ेंगे आगे जाके, जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे, उन्होंने पोएट्री भी लिखी और उन्होंने प्रोज भी लिखा, तो वो प्रोज राइटर में भी हैं, इत्यादि थे। इस एज के यदि हम बात करें नॉवलिस्ट की, उपन्यासकारों की, तो चार्ल्स डिकन्स एक, विलियम थैक्रे मेन है, जॉर्ज इलियट एटसेट्रा।